एंटी डायलॉजिकल मेथड में जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है। पहला एटीट्यूड है कॉन्क्वेस्ट का। जो एंटी डायलॉजिकल पर्सन है वो दूसरे को पे दबाने का, उसको दमन का जो तरीका है वो अपनाता है। कॉन्क्वेस्ट जो है वो इंसान को बहुत छोटा बना देता है और इस प्रक्रिया में लोग जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनको पैसिव बना दिया जाता है। तो जो एंटी डायलॉजिकल जो अप्रोचेज हैं उसमें जो पहला इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड है वो है कॉन्क्वेस्ट का। दूसरा है डिवाइड एंड रूल का, क्योंकि ऑपरेसर को पता है कि डायलॉग को यदि रोकना है तो जो दमित समाज है उसको तोड़ना पड़ेगा और उनको तोड़कर ही डायलॉग को रोका जा सकता है, क्योंकि यदि रियल सेंस में यदि डायलॉग में इंगेज हो गए तो कभी भी सामाजिक परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। उनको जो अपने हेजेमनी है उसको थ्रेड जैसा लगता है। मैनिपुलेशन, जो ऑपरेसर है वो मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन इज अ टूल ऑफ डोमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल वो उनको किसी न किसी समझौते में राजी कर लेता है। डोमिनेटेड क्लास को भी लगता है कि भाई डायलॉग हो गया है, बट रियल सेंस में डायलॉग नहीं होती है। उनको प्रलोभनों के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, जो एंटी डायलॉजिकल है। कल्चरल इन्वेजन, जो ऑपरेसर है, जो इन्वेडर है, वो रियलाइज कराता है कि जो ऑपरेस्ड है उनका कल्चर इन्फीरियर है और जो ऑपरेसर्स का कल्चर है वो ज़्यादा सुपीरियर है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितने भी इम्पीरियल पावर्स हैं उन्होंने यही किया है। जहाँ जहाँ वो गए हैं उनको रियलाइज़ कराया है कि उनका कल्चर जो है वो पिछड़ा हुआ कल्चर है। जो यदि ये सेंस डेवलप हो जाती है और उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो दबे हुए लोग उनमें डेवलप हो जाता है, तो ये जो अप्रोच है वो एंटी डायलॉजिकल है। डायलॉजिकल मेथड क्या है? उस बिल्कुल डिफरेंट है, वो कोऑपरेशन है। उसमें कॉन्क्वेस्ट नहीं शामिल है, उसमें यूनिटी है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कल्चरल सिंथेसिस है, कल्चरल डोमिनेशन नहीं है, जहाँ पर क्लोज रेपो बन रहा है। तो आप देखें कि डायलॉजिकल मेथड का जो पहला प्रेरिक्विजिट है वो है कोऑपरेशन है, कि उसमें जितने लोग हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, दुनिया को समझने में भी और दुनिया को बदलने में भी। उनके वो एक साथ होते हैं तभी उनको मुक्ति मिल पाती है। प्रैक्टिस के थ्रू ही वो एकता लाई जा सकती है ऑपरेसर और ऑपरेस्ड में। फिर उनको पता है कि जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तब तक प्रॉपर डायलॉग पॉसिबल नहीं होगा। जब तक ऑपरेसर और ऑपरेस्ड जो भी हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे अपने आप को, तब तक वो टोटली इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कल्चरल सिंथेसिस का मतलब ये है कि कोई अपने कल्चरल सिस्टम्स को एक दूसरे पर थोपता नहीं है, क्योंकि कल्चरल इन्वेजन में लोग एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन कल्चरल सिंथेसिस में जो दोनों पार्टी हैं वो दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों एक्शन के और दोनों रिफ्लेक्शन के को ऑथर्स हैं। तो ये उससे एक कल्चरल सिंथेसिस क्रिएट होती है जो रियल सेंस में डायलॉग की तरफ ले जाती है। तो यदि हम समराइज करें तो इनके जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है वो ये हैं कि फ्रेरे मानते हैं कि एजुकेशनल प्रोसेसेस को स्टूडेंट्स की इन्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए। इन्वायरमेंट से उनका करिकुलम निकल कर आना चाहिए, शब्द निकल के आने चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपनी रियलिटी को समझने के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, उस रियलिटी को बदलने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने जैसा जो एग्जांपल दिया था कि सोनू सॉ एन एप्पल, ये बच्चा पढ़ लेता है, इससे वो लिटरेट नहीं होता। सोनू को ये समझ में भी आना चाहिए कि सोशल कॉन्टेक्स्ट सोनू का क्या है, कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है एप्पल को, किसको उसका लाभ मिल रहा है, उस तरह के काम से इसकी भी समझ होगी, तभी वो चीज़ समझ में आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी जो मुझे बहुत पसंद है, जब वो कहते हैं रीडिंग द वर्ल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रीडिंग द वर्ड। शब्दों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना किस सेंस में? सोनू सॉ एन एप्पल के सेंस में नहीं, एप्पल के पूरी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलू को समझना, सोनू के पूरे परिवेश परिदृश्य को समझना, वो जो उसको उन्होंने रीडिंग द वर्ड कहा है। तो रीडिंग द वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग द वर्ल्ड, क्योंकि यदि शब्द समझने से दुनिया समझने में हमको हेल्प नहीं मिल रही है तो वो एजुकेशन बेकार है। इनका एक और जो कंट्रीब्यूशन है इसको लिबरेटरी एजुकेशन कहते हैं, क्रिटिकल पेडागॉजी कहते हैं, वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। रियलिटी, स्टूडेंट्स की रियलिटी से टच में रहना, ये इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। डायलॉग पे जोर देना, खासकर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर जो टीचर है उनके साथ काम कर रहा है जिनको सदियों सदियों से दबाया गया है। पार्टिसिपेंट्स की लिव्ड एक्सपीरियंसेस में अपने आप को सिचुएट करना,
गांधी की तरह इनमें भी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो दमन कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, उनके प्रति इनके मन में कोई इल विल, कोई घृणा, किसी तरीके का वायलेंस बिल्कुल शामिल नहीं है। उनके प्रति कंसर्न है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे जो जो शोषित है वो तो दबा हुआ है ही, लेकिन जो शोषक है वो भी एक तरह से शोषित है, क्योंकि वो अपने कुकर्मों में एक तरह से फंसा हुआ है और उससे उसको भी मुक्ति की आवश्यकता है। ये कहते थे कि उनका भी हृदय गांधी की तरह ये भी मानते थे कि प्रेम, अहिंसा और शांतिमय संघर्ष के द्वारा ही उनके हृदय को भी जीता जाना चाहिए, ताकि वो डायलॉग में इंगेज हो सकें, क्योंकि दोनों मिलकर ही रियलिटी को समझ सकते हैं और उनको बदल सकते हैं। और इंसान में जो एक क्षमता है अपने आप को बदलने की, उस क्षमता से ही फ्रेरे के जो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो डेवलप होती है। और ये कॉन्सेंटाइजेशन इनका बेसिक आइडिया है, अवेयर करने की प्रक्रिया, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करना, ताकि प्रैक्टिस डेवलप हो, ताकि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो। इनके विचारों में शिक्षकों के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चूँकि आप लोग सब भविष्य के शिक्षक होने वाले हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि टीचिंग में प्रैक्टिस अप्रोच होना चाहिए, जिसमें रिफ्लेक्टिव एक्शन पे फोकस हो, जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो और प्रैक्टिस भी हो, दोनों पक्ष है। अनफॉर्चुनेटली कंटेम्प्रेरी टीचिंग में हम सिर्फ बैंकिंग अप्रोच अपना रहे हैं और उसमें रिफ्लेक्शन और एक्शन दोनों की कोई जगह नहीं है। वो सिंपली डेड ट्रांसफ़र है इंफॉर्मेशन का एक लेवल से दूसरे लेवल पे। बैंकिंग कॉन्सेप्ट से बचना शिक्षक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। डायनेमिक, डेमोक्रेटिक और ह्यूमेन अप्रोच रखना है, उनको बराबर की तरह ही ट्रीट करना है, को टीचर्स के रूप में देखना है, इंडिपेंडेंट थिंकर्स के रूप में देखना है, एक्टिव लर्नर्स के रूप में देखना है। और टीचर स्टूडेंट्स का रोल जो है वो इंटरचेंजेबल है। और एक उनका इंस्पिरेशन, एप्रिसिएशन, नए आइडियाज़ के लिए ऑनेस्टी, इंथुजियाज्म, नॉलेज शेयर करने का और उनसे नॉलेज प्राप्त करने का, लॉजिकल क्वेश्चनिंग, ये सारी चीज़ें टीचर्स में डेवलप होनी चाहिए। इनका टीचिंग पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो मैं आपको आखिरी स्लाइड में डिस्कस करूंगा। इनकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए। वो कहते थे कि इनके आइडियाज़ एडल्ट लिटरेसी, खास करके डिसएडवांटेज कम्युनिटी में एडल्ट लिटरेसी के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लिटरेसी अचीव करने के बाद के स्टेप्स उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किए। उन्होंने कहा कि लिटरेसी इससे हो जाएगी और उससे चेंज हो जाएगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बट उसके स्टेप्स उन्होंने हाईलाइट नहीं किए। टेक्नोलॉजी के बारे में इनकी कोई राय नहीं है। मदर टंग पर फोकस था, तो इस मेथड से मदर टंग तो जल्दी समझा जा सकता है, बट बाकी भाषाएं सीखने में इसकी भूमिका जो है वे भी डाउटफुल है। और इनके विचारों की ओरिजिनलिटी पे भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। इनके कुछ कोट्स जो मेरे फेवरेट हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसको आप अपने समय से पढ़ें। इसमें से एक दो जो मेरे फेवरेट हैं मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूँ। जैसे आप बिल्कुल आप कॉर्नर में देखें तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इनकी कोट है, थ्रू डायलॉग द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर सीज टू एग्जिस्ट। वो कह रहे हैं कि डायलॉग में विद्यार्थियों का शिक्षक और शिक्षक के विद्यार्थी ये एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि एक नई टर्म डेवलप होती है जिसको उन्होंने कहा टीचर स्टूडेंट विद स्टूडेंट्स टीचर। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही गहरी उक्ति है फ्रेरे की, जहाँ वो कह रहे हैं कि एक सिचुएशन जो रियल डायलॉग की है वहाँ टीचर ऑफ द स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर भी नहीं है, बल्कि टीचर स्टूडेंट विद स्टूडेंट टीचर्स हैं। तो जैसे बीएड के जो विद्यार्थी हैं उनको हम स्टूडेंट टीचर कहते हैं, तो आइडियली हर शिक्षक को टीचर स्टूडेंट कहना चाहिए और हर विद्यार्थी को स्टूडेंट टीचर कहना चाहिए, न कि सिर्फ बीएड के विद्यार्थी को। एक दो और आप देख रहे हैं कि एजुकेटर हैज़ द ड्यूटी ऑफ नॉट बीइंग न्यूट्रल। एजुकेटर न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। यदि न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये है कि समाज के जो समकालीन प्रश्न हैं उनसे वो बचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कॉर्नर में एक कोटेशन आप देखें, एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ लव एंड दस एन एक्ट ऑफ करेज। बीइंग इन लव
and loving is not an ordinary act. It is an act of courage. So, like love, education is also an act of courage. यदि आप मुझसे पूछें तो फ्रेरे के जितने विचार हैं उन सारे विचारों में एक शिक्षक के रूप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ले जाने वाली है कि शिक्षक का काम बैंकिंग अप्रोच नहीं है कि उसके बैंक में कुछ नॉलेज है जो बच्चों के बैंक में शिफ्ट कर दे, तो वो रियल एजुकेशन नहीं है। अदर उस एजुकेशन को हम बोलते हैं डोमेस्टिकेट करने वाला एजुकेशन, न कि लिबरेट करने वाला एजुकेशन। रियल एजुकेशन, जैसा कि उनकी एक और इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने आपसे पहले शेयर की कि रीडिंग द वर्ल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रीडिंग द वर्ड। तो जो एजुकेशन वर्ल्ड को समझना, वर्ल्ड को डीकोड करने में हेल्प नहीं करती, इसीलिए जो उनके वर्ड्स थे वो वर्ड्स को भी कोड के रूप में यूज़ करते थे दुनिया को समझने के लिए। तो यदि वो लिटरेसी नहीं हो पा रही है तो वो लिटरेसी फॉल्स है जो यथास्थिति को बनाए रखने में योगदान दे रही है। तो आप देखें कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी, डिस्कवरी और डायलॉग, इन तीनों में जो डायलॉग वाला पार्ट था, बाकी जो 3 थिंकर्स हमने पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा उन्होंने भी कहा है, बट उनका अप्रोच कुछ और था। उनका अप्रोच स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन पे था, बट इन्होंने डायलॉग को एक बिल्कुल अलग लेवल पे ले गए हैं जहाँ पर डायलॉग एक ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का टूल के रूप में डेवलप हुआ है। ये फ्रेरे का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू।